ओके, सो हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये 6th लेक्चर है तुम्हारा। पिछले 5 लेक्चर्स में हमने इसका ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन वगैरह कवर अप कर दिया है। कंपोनेंट ऑफ कैलोरीमेट्री में सबसे पहला था लाइट सोर्स, जिसकी मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन तुमको पिछले लेक्चर में दे चुकी हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई थिंक सो। आगे मूव करते हैं। अगला टॉपिक ही क्या है? मोनोक्रोमेटर फिल्टर्स। तो फर्स्ट लाइन उन्होंने बोला है कि ये वाली जो डिवाइस है इसको हम स्पेक्ट्रल आइसोलेशन के लिए, स्पेक्ट्रल आइसोलेशन मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ। वेट बच्चा, वेट। अब हो रही है ना आकृति? स्क्रीन शो हो रही है? डन। चलो, तो हम सेकंड कंपोनेंट पे आ गए हैं मोनोक्रोमेटर का, जिसका हमें काम पता है। अब उन्होंने क्या बोला? इसका क्या काम है? एक नैरो वेव बैंड को सिलेक्ट करना। यहाँ पे आपका वेव बैंड का मतलब है वो पर्टिकुलर वेव लेंथ जो मैंने तुम्हें बताई है। 400 से 450 की लेनी है, 300 से 350 की लेनी है। इन्होंने बताया फिल्टर एस वी डब्ल्यू अबाउट 50 नैनोमीटर, मतलब कि इसकी रेंज है ये 400 से लेके 450 तक की रेंज को निकाल सकता है। 50 का गैप होना चाहिए। तुम उतनी रीडिंग फिल कर दो, ये वाला फिल्टर 50 नैनोमीटर की रेंज में निकालेगा। जैसे तुमने 400 फिल किया है ना, तो वो 400 से लेके 450 तक की वेवलेंथ को उसमें से अमिट होने देगा अपने में से। जो हमारा प्रिज्म एस वी डब्ल्यू ये बहुत अच्छा है। इसकी रेंज देखो, सिर्फ 5 से 10 का फर्क, यानी कि तुम 350 से लेके 360 तक की वेवलेंथ को ही सिर्फ ये निकलने देगा। जो तुमने सेट कर रखी होगी ना, जैसे तुमने 400 से लेके 410 सेट किया है, तो ये क्या करेगा? 10 नैनोमीटर रेंज जो वो सिर्फ 400 से लेके 410 की रेंज में वेवलेंथ को निकलने देगा। तो देखो ये कितना एफिशिएंट है कि इतनी छोटी सी, बाकी सबको वो एब्जॉर्ब कर रहा है सिर्फ 400 से लेके 400 तक, यानी कि इसकी रेंज नैरो है एमिट करने की और इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो ये बस नाम याद कर लेना, फिल्टर एस वी डब्ल्यू और प्रिज्म एस वी डब्ल्यू। ये दो टाइप के मोनोक्रोमेटर फिल्टर्स हैं। इनका क्या काम है ये मैंने तुम्हें सब बता रखा है। अभी इन्होंने ये बताया कि पहले कैसे होते थे। पहले होते थे एब्जॉर्बेंस फिल्टर, जो किसके बने रहते थे? जिलेटिन के या ग्लास के। आज के टाइम में हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है इंटरफेस फिल्टर, जो मैग्नीशियम फ्लोराइड के क्रिस्टल्स के बने होते हैं। और ये ज़्यादा स्पेसिफिक हैं। जो आपके नीचे वाले मैंने आपको बताया ना, ये प्रिज्म एस वी डब्ल्यू, वो होते हैं इसके इंटरफेस फिल्टर। और ये सिर्फ 5 से लेके 10 नैनोमीटर की वेव बैंड को सिलेक्ट करके लाइट को एमिट कर सकते हैं। बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तुमने अगर 400 सेट किया है तो वो 400 से लेके सिर्फ 410 तक की रेंज को ही अपने में से निकलने देंगे। ठीक है। और जो ऊपर वाले हैं एब्जॉर्प्शन फिल्टर, वो पुराने ज़माने के हैं। वो 50 नैनोमीटर या इससे ज़्यादा कैपेसिटी तक, 400 से लेके 450 तक या 450 से लेके 500 तक इसको एमिट करने देंगे। तो कहते हैं मोनोक्रोमेटर में क्या क्या होता है? एक एंट्रेंस स्लिट, यहाँ से लाइट अंदर जाएगी। फिर उसमें क्या होता है? इंटरफेस फिल्टर जहाँ एब्जॉर्प्शन फिल्टर जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर उसमें होता है प्रिज्म और डाइफ्रैक्शन ग्राफ्टिंग, जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को सिलेक्ट करेगा, और एग्जिट स्लिट जहाँ से वो बाहर निकल जाएगी। तो बस ये था मोनोक्रोमेटर। क्यूबिट तुम्हें मैं बता चुकी हूँ, इसको समझाने की ज़रूरत है? बताओ। क्यूबिट का कुछ जानना है तुम्हें? क्यूबिट को, क्यूबिट का पता है कि नहीं पता? हाँ या ना में आंसर दो। बस फिर, तो ये सैंपल होल्ड करने के लिए यूज होती है। अलग अलग साइज की हो सकती है। कईयों की कैपेसिटी 3 ml, किसी की 2 ml, किसी की 1 ml। और इसका बस ये याद रखना, जैसे इसकी 4 साइड्स है ना, 4 साइड्स हैं, है ना, रेक्टेंगुलर है, तो 2 साइड जो होंगी ना वो थोड़ी ब्लर्ड है, और 2 एकदम क्लियर होती हैं। तो जो क्लियर वाली होती हैं उसमें से लाइट पास करती है, और जो 2 अनक्लियर होती हैं, जो ओपेक होती हैं,
उनमें से लाइट पास नहीं करती है। तो जब हम इसे क्यूबिट को मशीन के अंदर रखते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है, लाइट सोर्स की तरफ हम क्लियर वाला पोर्शन रखते हैं और जो ओपेक वाला पोर्शन, ओपेक मतलब जो ब्लर्ड पोर्शन है, उसको दूसरी साइड रखते हैं जहाँ से लाइट सोर्स नहीं निकलेगा। तो ये नीचे इन्होंने डायग्राम में कुछ सैंपल्स डाले हुए हैं क्यूबिट के अंदर, ये तुम्हें दिखा रखे हैं। ये किसकी बनी रहती है, जहाँ तो सिलिका की जहाँ क्वार्ट्ज की। ठीक है, चलो जी आगे आ गया फोटो सेंसिटिव डिटेक्टर। तो ये जो डिटेक्टर्स होते हैं एक्चुअली मेन काम क्या है, अब तुम्हारे पास तो लाइट की इंटेंसिटी आ रही है ना, लाइट निकल के आ रही है, तुमने वायलेट डाली थी वो ब्लू में कन्वर्ट हो गई और वो बाहर आ गई। तो इस लाइट को जो बाहर निकल के आई इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी जो वो रीडिंग आनी है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बेसिस पे आनी है। वो तो मैं लाइट थोड़ी दिखाएंगे कि 400 से लेके 450 तक की इसने अंदर गई थी और 500 से 550 की निकल के आ गई, ऐसा नहीं होगा। इसको क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपकी स्क्रीन पे फिर डिस्प्ले हो रहे होंगे कि हाँ इतनी रीडिंग आई है। तो ये जो हमारा डिटेक्टर रहता है इसका काम है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसकी में क्या क्या होना चाहिए, बड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, जाने कि अगर सैंपल के बीच में थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी है तो इसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये इसको क्या कर ले, डिटेक्ट कर ले। फिर जल्दी रिस्पॉन्स देने वाला होना चाहिए, ये नहीं कि तुम्हें अपना सैंपल रखे 20 मिनट हो गया और रीडिंग ही ना आ रही हो, रिस्पॉन्स फास्ट होना चाहिए। डिटेक्टर कहते हैं अलग अलग तरह के होते हैं, बैरियर लेयर सेल जिसको हम फोटो सेल्स कहते हैं, सिंपल है, और दूसरे फोटो डायोड। अगर आपको केमिस्ट्री थोड़ी सी याद हो तो केमिस्ट्री में ये फोटो सेल और फोटो डायोड केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपने पढ़े होंगे। जो फोटो सेल्स हैं ये यही काम करते हैं, लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करवाते हैं केमिकल एनर्जी की। और जो फोटो डायोड होते हैं ये थोड़ी सी भी लाइट में वेरिएशन आ जाए ना तो उसको चेक कर लेते हैं। जैसे तुमने 450 की वेवलेंथ डाली, 400 से 450 की, अगर वो 470 भी होगी बाहर निकल के तो वो डिटेक्ट हो जाएगी कि लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज कर गई है, जहाँ जो लाइट की वेवलेंथ है वो चेंज कर गई है। ये चीज़ें ये बताते हैं। अब जो इन्होंने ये फोटो सेल ने या फोटो डायोड ने रीडिंग अपने अंदर उस लाइट को एब्जॉर्ब करके कुछ चेंजेस आए, क्योंकि लाइट के पास एनर्जी है, उस एनर्जी के कारण इनके पास चेंजेस आए। उन चेंजेस को एनालाइज कौन करता है, चेंजेस करंट की फॉर्म में आ रहे हैं, उन करंट को एनालाइज कौन करता है, गल्वेनोमीटर, एमीटर, रिकॉर्डर, डिजिटल रीडआउट। तो ये हमने फिट कर रखी होंगी डिवाइसेस। फोटो सेंसिटिव ने तुम्हें ये चेक करके देना है, फोटो सेंसिटिव का काम है जो लाइट आई है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करो। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रीड कौन करेगा कि कितनी बनी है, गल्वेनोमीटर, एमीटर, या रिकॉर्डर या डिजिटल रीड आउट, ये इनका काम है। कहते क्लोरोमेट्री के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो स्टेबिलिटी ऑफ कलर, मैंने बताया था क्लोरोमेट्री आप कलर सब्सटेंसेस के लिए यूज़ करते हो। अब ये ना हो कि तुमने कोई केमिकल डाल के उसको कलर तो बना लिया बट क्या हुआ, वो कलर जो है ना वो परमानेंट नहीं है, थोड़ी देर बाद क्या होता है वो फेड हो ही जा रहा है, जहाँ तुमने क्या किया, सैंपल को रखा ही नहीं थोड़ी देर के लिए। जब भी हम सैंपल कोई रीडिंग लेने जाते हैं ना तो उसको केमिकल से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है, ताकि जो भी केमिकल रिएक्शन होनी है और जितना भी कलर इम्पार्ट होना है वो इम्पार्ट हो जाए। और वो कलर क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। फिर जो कलर की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ये नहीं कि एकदम ही लाइट रेड हो रहा हो और वो लाइट उसमें से पास करे तो कुछ एब्जॉर्ब ही ना हो, कलर डार्क होना चाहिए। जो सोल्यूशन है आपका, वो जो भी सब्सटेंस जो आपको इम्प्योरिटी अपनी चेक वगैरह करनी है वो एकदम सोलूबल होना चाहिए तुम्हारे जो तुम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो उसके अंदर। फिर जो हमारे सैंपल में कलर आया हो, जिस कंपोनेंट का तुम पता करना चाहते हो उसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बच्चे, तुम अपने सैंपल में ना किसी प्रोटीन का पता करना चाहते हो, तो जो भी कलर्ड कंपोनेंट तुमने अपने सॉल्यूशन के अंदर डाला है वो कलर्ड कंपोनेंट तुम्हारी प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन शो करता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल तुमको ना फिब्रिन की क्वांटिटी पता करनी है किसी सैंपल के अंदर। फिब्रिन क्या होती है, हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीन है जो क्लोटिंग करने में हेल्प करती है, क्लोट बनाने में। तो क्या होना चाहिए, जो तुम कलर्ड कंपोनेंट डाल रहे हो वो फिब्रिन के साथ इंटरेक्शन शो करता हो, ये ना हो कि वो एल्ब्यूमिन के साथ इंटरेक्शन शो करता हो और तुम
उसको डाल के क्यूबिड में चेक कर रहे हो, वो तुम्हें किसकी रीडिंग देगा? वो तुम्हें एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन बताएगा, फिर ना कि फिब्रिन की। तो कलर्ड सब्सटेंस इंटरेक्शन शो करता हो जिस कंपोनेंट का तुम्हें पता करना है उसके साथ। बियर लॉ की वैलिडिटी होनी चाहिए। बियर लॉ ने क्या बोला था कि जो हमारी लाइट की इंटेंसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन पे। अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो इंटेंसिटी ज़्यादा डिक्रीज करेगी। चलो ये भी हो गया। कहाँ कहाँ पे अब इसको यूज़ करते हो? कहते हमारे अलग अलग सैंपल, फॉर एग्जांपल ब्लड में, प्लाज्मा में, सीरम में, इन तीनों में डिफरेंस पता है? ब्लड, प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंस होता है? यस और नो? डन। सीएसएफ क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो हमारा ब्रेन है, जहाँ हमारी स्पाइनल कोड है, उसके अंदर फ्लूइड है जो रोटेट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। फॉर एग्जांपल किसी की ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो गई है ना, तो हम क्या करेंगे, वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर चेक करना पड़ेगा कि कौन सी प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही है, कौन सा एंटीजन आ गया हुआ है, क्या टॉक्सिक सब्सटेंस बीच में आ गए हैं, तो हम फिर वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकाल के चेक करेंगे। ठीक है, यूरिन सैंपल। तो हाँ जी, ओके, वेट बच्चा। अच्छा, अब ये क्या सीन है? मेरे पास यहाँ पे हो रहा है कि तुमको स्क्रीन रिप्रेजेंट हो रही है। रुक विक्रम, मैं फिर से करती हूँ इसको ना, कैंसिल करके। अब हो रही है? वेट, अब इसको ओपन होने दो। तो हम कोई भी सैंपल, जो ये मेनली तुम अपनी लैब में यही सैंपल तो डिटेक्ट करोगे, सीरम, ब्लड, यूरिन, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड कहाँ पे होता है? जो हमारे जॉइंट्स होते हैं ना, जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड लगा होता है, और ये फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करता है। जैसे हमारे घुटने हैं, हमारी एल्बो है, तो ये चीज़ें बेंड हो पा रही हैं ना, तो इनके अंदर सेरिब्रोस, जैसे ही तुम कह सकते हो कि साइनोवियल फ्लूइड एक तरह की ग्रीस है, जैसे मशीन के अंदर ग्रीस लगानी पड़ती है ना, तो ये हमारी बोन्स के बीच वाली ग्रीस है जो इनमें फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है, ताकि अच्छे से मूवमेंट हो सके और जाम ना हो जाए हमारे जॉइंट्स जो हैं। फिर एक होता है एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर, जो कि आइज़ में पड़ा होता है, तो आई की इन्फेक्शन में अगर कुछ हुई है तो वहाँ से चेक किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई होप ये पता तुम अब समझ गए हो कि ये क्या है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, क्या क्या इसमें पॉइंट आएंगे। तो इन्होंने बताया कि अगर हमें अपने इन सैंपल में से ग्लूकोज का पता करना है, यूरिया का पता करना है, कैट अब फॉर एग्जांपल किसी के ना किसी को क्या है, डायबिटीज़ है बड़ी ज़्यादा, तो क्या होगा, उस डायबिटीज़ वाले पेशेंट के अंदर अगर तुम उसका ब्लड का सैंपल लोगे ना, तो उसके ब्लड सैंपल में ग्लूकोज बड़ी ज़्यादा होगी, उसको डिटेक्ट करेंगे। फिर अगर किसी की किडनीज अच्छे से काम नहीं कर रही, तो उसके ब्लड सैंपल में यूरिन की कंसंट्रेशन हाई होगी। क्रेटिन क्या होता है, ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हमारे लीवर में ना एक क्रेब साइकिल चलता है, तो उस साइकिल में कैरेटीन डिग्रेड करके यूरिया में कन्वर्ट होता है। तीन चीज़ें होती हैं, कैरेटीन, ऑर्थिनिन, आर्जिनिन। तो अगर ये चीज़ें ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि उसकी ना किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रखी है और अच्छे से यूरिया साइकिल नहीं चल रहा। अगर यूरिया साइकिल उस बंदे के अच्छे से नहीं चल रहा, तो ऑब्वियसली फिर उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। जो यूरिया होता है ना, वो टॉक्सिक होता है, इसलिए हमें उस हमारी बॉडी से वो बाहर आना चाहिए। अगर वो तुम्हारे ब्लड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो इसका मतलब कि वो तुम्हारे लिए खतरनाक है। अगर आप किसी की ब्लड रिपोर्ट देखो ना, उसमें उन्होंने सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि यूरिया इतनी है, ग्लूकोज इतनी है,
ब्लड सेल्स इतने हैं, केराटिन इतना है। तो ये चीज़ें तुम अपनी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से पता कर सकते हो, ये चीज़ होती है। बिलिरुबिन क्या होता है, हमारे लीवर के अंदर बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन प्रोड्यूस होता है। आरबीसी, आपके आरबीसीज का लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है। उसके बाद इन आरबीसीज को ना डिग्रेड होना होता है, खत्म होना होता है, और वो डिग्रेडेशन का काम ना लीवर करता है। और लीवर क्या करता है, इनका जो कंपोनेंट होता है ना उसको बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये लीवर से गॉल ब्लैडर में जाता है और फिर ये आपकी डाइजेशन में हेल्प करने का काम करता है। पर अगर ब्लड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, मतलब कि उस बंदे को ना पीलिया हो चुका है, उसके लिए है। तो लिपिड, प्रोटीन, एंजाइम सबकी कंसंट्रेशन तुम इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से पता कर सकते हो। ये इन्होंने एक तुमको मशीन दिखा दी है, और ये साथ में क्यूबिट पड़ी हुई है कितनी सारी, और ये साथ में छोटे छोटे बीकर वगैरह रखे हुए हैं प्रिपेयर करने के लिए। बफर के अंदर थोड़ा बफर डालेंगे, थोड़ा सैंपल डालेंगे, और फिर हम उसको मशीन के अंदर रखेंगे, और मशीन पे यहाँ पे तुम्हें रीडिंग आ जाएगी कि कितना तुम्हारे सैंपल के अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज है। चलो, तो क्लोरोमेट्री वाला टॉपिक तो खत्म हो गया। अब आ गए हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में। दोनों का बेसिक प्रिंसिपल तो सेम है कि सैंपल जो है वो लाइट अब्सॉर्ब करता है, पर क्लोरोमेट्री में आपको कलर्ड सैंपल लेना पड़ता है, और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में आप कलरलेस सैंपल भी जो है वो यूज कर सकते हो। तो कहते हैं सोल्यूट इन सोल्यूशन शो कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन spectrum in UV or visible or infrared region of the electromagnetic radiation. You know that characteristic absorption spectrum can be isolated by passing the electromagnetic radiation through a prism monochromator। ये भी चीज़ तुम्हें पता है कि जो वाली रेंज चाहिए तुम्हें, यूवी चाहिए, विजिबल चाहिए, इंफ्रारेड चाहिए, और उनकी भी कौन सी पर्टिकुलर रेंज चाहिए वो तुम मोनोक्रोमेटर की हेल्प से सेट कर सकते हो। और ये किस पे डिपेंड करता है, कहते हैं जो हमारा सल्यूट पड़ा हुआ है सोल्यूशन के अंदर उस पर डिपेंड करता है कि उसने कितनी रेडिएशन को अब्जॉर्ब करना है। ये इन्होंने फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा एक लाइट का सोर्स बता रहे हैं। दूसरा उन्होंने आपका प्रिज्म रखा हुआ है जो लाइट को अब डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट में क्या कर रहा है, सपिट कर रहा है। फिर उसके बाद मोनोक्रोमेटर है जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एमिट होने दे रहा है, और फिर वो जाके तुम्हारे सैंपल पे पड़ रही है। उसके बाद सैंपल को क्या हुआ, ट्रांसड्यूसर ने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तुम्हारे एमीटर ने, गल्वेनोमीटर ने या रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड करके तुम्हें रीडिंग दी है। तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का प्रिंसिपल है। पहले ज़माने में ऐसा होता था कुछ, अब थोड़ा मॉडिफाइड हो चुके हैं, ज़्यादा सिंपल हो चुके हैं, छोटे हो चुके हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें इन्होंने दिखाई हैं कि पहला सोर्स पड़ा हुआ है, इस वाले पोर्शन में सोर्स मोनोक्रोमेटर डिटेक्टर है, यहाँ पे तुम अपना सैंपल रखते हो, और लास्ट वाली स्क्रीन में तुम्हारे पास रीडिंग आती है। एक्चुअली इसका ना ग्राफ बन के आता है, वो ग्राफ से तुम पता चलता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अलग अलग तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं सिंगल बीम, दूसरे होते हैं डबल बीम। तो बस इतना फ़र्क है कि एक में सिर्फ सिंगल वेवलेंथ की लाइट यूज़ करी जाती है, और उसमें 2 वेवलेंथ की लाइट जो है वो यूज़ करी जाती है। एक्चुअली जो सिंगल बीम होते हैं उसमें आप सिर्फ एक सैंपल रखते हो, ठीक है। और जो आपके डबल बीम वाले होते हैं उसमें मैंने जो तुम्हें बताया था कि एक तुमने स्टैंडर्ड रखना है और एक तुमने अपना टेस्ट रखना है, ठीक है। ये अगर तुम इसे पढ़ो तो देखो, एक उसने लिखा पड़ा है सैंपल क्यूबिट में लाइट जा रही है, और दूसरी क्यूबिट जिसको हमने रेफरेंस क्यूबिट या टेस्ट क्यूबिट हम बोलते हैं, उसके अंदर लाइट जा रही है, ठीक है। ये भी हो गया आपका डन। ये इन्होंने तुम्हें सारे लाइट सोर्स का समझा दिया कि सबसे पहली वेवलेंथ किसकी होती है, एक्स की, फिर यूवी की, ये मैंने तुम्हें विजिबल का बताया 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक, फिर होती है नियर इंफ्रारेड, फिर होती है इंफ्रारेड, फिर होती है फार इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स। तो ये सारा हमारा टॉपिक कवर है लाइट सोर्सेज वाला, अलग अलग लाइट की वेवलेंथ होती है। कहते हैं अलग अलग तरह के मोनोक्रोमेटर कौन से हैं, कुछ फिल्टर्स, कुछ प्रिज्म, डाइफ्रैक्शन, ग्राफ्टिंग। तो मोनोक्रोमेटर को तुम वही से कंपाइल अप करोगे जो मैंने तुम्हें पहले पढ़ाया है, इतना डिटेल में आपको मोनोक्रोमेटर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ ही हमारी ये वाला जो टॉपिक है ये ख़त्म, ये सब हम पढ़ चुके हैं आप लोग, इसमें हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी तुम्हारा जब प्रैक्टिकल होगा तो वो मैं तुम्हें अच्छे से बताऊँगी।
तुम्हारा जो डिस्प्ले है ना उसमें कुछ ये ऐसा ग्राफ तुम्हारे सामने दिखाई देगा। उस ग्राफ के बेसिस पे तुम ड्रॉ करोगे कि इतनी एब्जॉर्प्शन पे इतनी कंसंट्रेशन हो रही है, इतनी एब्जॉर्प्शन पे इतनी कंसंट्रेशन हो रही है। तुम्हें रीडिंग ग्राफ की फॉर्म में मिलेंगी, उस ग्राफ को तुम कन्वर्ट करोगे इस वाले ग्राफ में, एब्जॉर्प्शन और कंसंट्रेशन वाले ग्राफ में, और इसके अकॉर्डिंगली तुम्हें पता लगेगा कि कितनी कंसंट्रेशन है। इसके साथ तुम्हारा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री वाला जो टॉपिक है वो खत्म। एप्लीकेशंस, डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटी बता चुकी हूँ कि इम्प्योरिटीज को डिटेक्ट करता है। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर बताने में हेल्प कर सकता है। स्पेशल तरीके से चीज़ों को प्यूरिफाई करने में हेल्प कर सकता है। कहते कई बार ना एरर भी आ सकते हैं हमारी रीडिंग्स में। एरर आने का रीज़न क्या हो सकता है? जो हमारा लाइट सोर्स है वो सही नहीं है। फिर जो तुम्हारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ना, रेडिएशन में जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या आ रही है? जो वो लाइट एमिट कर रहा है उस लाइट की ना इंटेंसिटी सही नहीं है। दूसरा, टेम्परेचर से वेरिएशन आ रही है। टेम्परेचर कभी 10 डिग्री है, कभी 20 डिग्री है, तब भी अच्छी वाली रीडिंग नहीं आएगी। तो इसलिए क्या किया जाता है, जो ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वगैरह होते हैं ना, इनको ऐसी लैब में रखा जाता है यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मली 20 डिग्री से लेके 25 डिग्री सेल्सियस के बीच बीच रहे। जहाँ फिर तुमने जो सैंपल डाला क्यूबिट के अंदर वो बड़ा ही कम है। अगर क्यूबिट के अंदर सैंपल बड़ा ही कम है तो वो कैसे डिटेक्ट कर पाएगा उसको? और ये रहा तुम्हारा डिफरेंस क्या होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और क्लोरोमीटर के बीच में। इसको रीड आउट कर लेते हैं। मोनोक्रोमेटर उसमें कौन सा यूज होता है? फिल्टर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में प्रिज्म यूज होता है। कहते हैं बैंड विड्थ, यानी कि तुम्हारी वेवलेंथ जो तुम लाइट की यूज करते हो, इसमें ब्रॉड बैंड की, ब्रॉड बैंड मतलब 400 से लेके 500 तक सेट कर दो। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में नैरो रेंज रहेगी। फॉर एग्जांपल 400 से लेके मैं 430 तक की सेट कर सकती हूँ। क्लोरोमेट्री में प्योरिटी लेस, ऑब्वियसली जब तुम 400 से लेके 500 तक की वेवलेंथ सेट कर रहे हो तो उसका मतलब है उसमें वायलेट भी आ रही है, ब्लू भी आ रही है, इंडिगो भी आ रही है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में तुमने जो हमारी वेवलेंथ है उसको नैरो कर दिया है। नैरो करने के कारण क्या होगा? जो हमारी लाइट की प्योरिटी है वो इंक्रीज करगी। 400 से लेके 430 तक सिर्फ तुम्हारी कौन सी लाइट शो होगी? वायलेट लाइट ही एमिट होगी। कहते हैं स्पेक्ट्रल आइसोलेशन। क्लोरोमीटर में क्या चीज है? तुम्हें फॉर एग्जांपल तुम्हें जब अलग अलग वेव, अब तुम्हें क्या चाहिए? वायलेट चाहिए, ब्लू चाहिए या रेड चाहिए। अगर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट चाहिए ना तो तुम्हें मोनोक्रोमेटर चेंज करने पड़ेंगे जो तुमने फिल्टर रखे पड़े हैं। जबकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या होता है, तुम बस वेवलेंथ एडजस्ट कर दो, रीडिंग एडजस्ट कर दो कि मुझे 400 से लेके 430 तक की चाहिए। उसका मोनोक्रोमेटर इतना एफिशिएंट है कि वो अपने आप ही एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब होने देगा। ये भी खत्म हो गया। एक्यूरेसी क्लोरोमीटर के केस में कम है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के केस में ज्यादा है। क्लोरोमीटर में ज्यादा सैंपल चाहिए, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में कम सैंपल चाहिए। क्लोरोमीटर थोड़ा सस्ता होता है, ये महंगा होता है। और इसमें लाइट सोर्स कौन सा यूज कर सकते हैं? जनरली हम विजिबल रेंज ऑफ लाइट को यूज करते हैं, और इसमें हम विजिबल के बियॉन्ड यानी कि एक्स रेज, यूवी रेज, उनको भी यूज कर सकते हैं। और उसके साथ ही हमारा टॉपिक हो गया खत्म।